A wonderful morning to all my viewers. नमस्कार, सुप्रभात, आभार, अभिनंदन। मैं स्मिता गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। सुबह सूरज का साथ हो, चहकते परिंदों की आवाज़ हो। सुबह सूरज का साथ हो, चहकते परिंदों की आवाज़ हो, हाथ में चाय का कप और आपका साथ हो। जी हाँ दर्शकों, जब आपका साथ हो बिहार बिहान के साथ तो सुबह और भी खूबसूरत हो जाती है। कहते हैं सुबह का वक्त होता है जब हमारा मन और मस्तिष्क बिल्कुल शांत होता है, और इस मन और मस्तिष्क में हम जितनी अच्छी बातें, जितने अच्छे विचार डालते हैं, सुनते हैं, कहते हैं और जिसके बारे में चर्चा करते हैं, वो पूरे दिन हमारे साथ रहता है। जी हाँ, और इसलिए हमारा बिहार बिहान अपना पहला सेगमेंट लेकर आता है अनमोल वचन। तो देखते क्या है खास आज हमारे पहले सेगमेंट अनमोल वचन में। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। आज हमारे वक्त साथ स्टूडियो में इस वक्त जो खास मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में मैं आपको बताती चलूं। श्री नवीन कुमार, अवकाश प्राप्त महाप्रबंधक, पर्यटन निगम एवं पंछी विशेषज्ञ। साथ ही साथ वह बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के लाइफ मेंबर भी हैं। इसके साथ ही साथ इंडियन बर्ड्स कंजर्वेशन नेटवर्क के मेंबर भी हैं तथा हमारे आज के मेहमान फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी के सदस्य के रूप में भी कार्यरत हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे खास अतिथि श्री नवीन कुमार जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान। जी नमस्कार, सबको नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। जी बिल्कुल। सर, आपके बारे में जब मैंने जाना, आप पर्यटन विभाग से जुड़े हुए हैं जी। साथ ही साथ पंछी विशेषज्ञ, पर्यावरण सुरक्षा, इंडियन फोटोग्राफी, इन सारे कार्यों से भी आप जुड़े हुए हैं, इन सारे कार्यों को साथ ही कर रहे हैं। लेकिन जब बात करते हैं आपके पर्यटन विभाग की, आपने पूरा एक लंबा कार्यकाल, अपना जीवन काल इस क्षेत्र में दिया है। तो आपके शुरुआती दौर की अगर बात करते हैं, बचपन की, स्कूल कॉलेजेस की बात करते हैं, तो उस वक्त से ही इन क्षेत्रों में रुचि थी या समय के साथ ये चीज़ें अपने आप बदलती गईं, या एक प्रोफेशन के रूप में आपने इस क्षेत्र को चुना? क्या कुछ समय रहा है, कैसा आपका कार्यकाल रहा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए मैडम, मैं गांव से बिलोंग करता हूं जी। मेरा बैकग्राउंड भी गांव का है और मेरी आरंभिक शिक्षा भी गांव में हुई और गांव में ही पढ़ता रहा। मैट्रिकुलेशन वहीं से किया, गांव से ही किया। फिर बाद में मैं एलएस कॉलेज में आया, वहां से मैंने आईएससी की और फिर आईएससी करने के बाद इंजीनियरिंग के बिहार से बाहर मैंने जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मेरी नौकरी कई जगहों पे हुई, जिसमें एक मथुरा ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट भी है जहाँ मैं रहा। उसके बाद बीपी के कमीशन से मेरा बिहार टूरिज्म में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ और मैं यहाँ असिस्टेंट मैनेजर ट्रैवल एंड ट्रेड से मैं जनरल मैनेजर के पद तक यहाँ काम किया। तो चूँकि गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में ये पर्यावरण और पक्षी ये सब काफ़ी कुछ देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो रुचि तो उसी समय से हुई। तो मैं पक्षियों को देखता था, उनके हाव को निहारता था। उनके विषय में ज़्यादा जानकारी तो उस समय नहीं थी, लेकिन जो गांव में लोग जो जानते थे और वो जो बताते उसके संबंध में लोकल जानकारी मुझे पक्षियों की थी, लेकिन एक इंटरेस्ट वहीं से था। और जब मैं सर्विस कैरियर में जब आया तो मैं पर्यटन विभाग में आने के बाद, पर्यटन निगम में आने के बाद मुझे एक मौका मिला बिहार को देखने का। और बिहार को मैंने देखा, यहाँ का कल्चर, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ का मॉन्यूमेंट्स, यहाँ का वाइल्ड लाइफ, यहाँ का नेचर की चीज़ें, यहाँ की पहाड़, यहाँ की झील, ये सब मुझे देखने का मौका मिला। और मैं अपने जब भ्रमण में निकलता था तो कैमरा मेरे साथ होता था, तो मैं उन जगहों की कुछ तस्वीरें भी लेता था। उसमें तो बहुत अच्छा कैमरा नहीं था, रोल वाला कैमरा रहता था, हाँ। लेकिन एक अपना इंटरेस्ट था तो मैं उन सबको भी रिकॉर्ड करता था। तो इसी क्रम में चूँकि निगम में नौकरी करना मेरे लिए एक ये फ़ायदेमंद रहा कि मैं नेचर की चीज़ से कुछ ज़्यादा
जुड़ सका, प्रकृति से जुड़े रहे। हाँ, और मैं करीब करीब बिहार के जितने भी झील हैं, वेटलैंड्स हैं, नदी हैं, तो इन सबों को मुझे भ्रमण करने का मौका मिला। और जब टूरिज्म में मैं था तो दोनों तरह का जॉब था मेरे पास, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी थे और कुछ टेक्निकल काम भी थे। तो ये सब काम हुआ। और यहाँ मेरी जिम्मेवारी जो थी पहले शुरू में आरंभ में रोपवे के संबंध में थी। जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था 82 में, तो ये रोपवे यहाँ का बंद पड़ा था और सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल चुनौती थी कि इस रोपवे को ठीक किया जाए। तो कमीशन में जो मेरी बहाली हुई तो इंटरव्यू में मुझसे ज़्यादा कुछ रोपवे का ही पूछा गया और काफ़ी लोग थे उसमें, हम समझते हैं 40-50 आदमी थे उसमें, मेरा एक सिलेक्शन हुआ। और मैं यहाँ रोपवे में जब मैं यहाँ आया, बिहार में जब आया, और राजगीर रोपवे का मैंने पूरा, उसमें कुछ यहाँ पे अवेलेबल कोई डाटा नहीं था, तो पूरा इंटायर रोपवे का मैंने एक स्केच बनाया, जितने भी टावर्स हैं, एक से लेके 11 टावर्स हैं। और उसमें तो यंग एज था तो मैं प्रत्येक टावर के ऊपर भी चढ़ा और टावर पर चढ़ कर एक एक पॉइंट का, एक एक इक्विपमेंट्स का मैंने स्केच बनाया। फिर उसके आधार पर उसकी टेंडर कॉल किया गया और फिर बाद में उसका रिपेयर किया गया। तो ये चला शुरुआत में। अगर एक इंसान के बारे में जानना होता है, हम उनसे बातें करते हैं, वो अपनी इमोशन, अपनी फीलिंग, अपने एहसास हमारे साथ साझा करते हैं क्योंकि हम एक दूसरे की भाषाओं को समझ पाते हैं। लेकिन जब बात बेज़ुबान जानवरों की होती है, पंछियों की होती है, जिनकी भाषाएं हम समझ नहीं पाते, उनके बारे में जानना, उनके बारे में सभी कुछ चर्चा, उनका एक विषय बनाना तथा उनके बारे में जानना, ये काफ़ी कठिन काम है। और पंछियों के बारे में आपने काफ़ी अध्ययन किया है, तो जानना चाहूँगी पंछियों का प्रवास किसे कहते हैं? मैडम, ये अभी तक हम लोग जो जानते हैं कि वो पक्षी जो है वो जाड़े के मौसम में प्रवास करते हैं जी। और ये बात सही है कि जाड़े के मौसम में सबसे अधिक पक्षी का आगमन पूरे भारतवर्ष में होता है। लेकिन सिर्फ जाड़ा ही का ऐसा मौसम नहीं है जहाँ पक्षी माइग्रेट करते हैं, प्रवास करते हैं जी। हमारे यहाँ भारत ही ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतु हैं जी। पहला ऋतु अगर हम देखें तो यहाँ पहला ऋतु है ऑटम सीजन, जिसे हम शरद ऋतु कहते हैं जी। और शरद ऋतु में भी कुछ पक्षियों का आगमन होता है। उसके बाद दूसरा ऋतु अगर हम देखते हैं तो वो है प्री विंटर, जिसको हिंदी में हेमंत ऋतु कहते हैं जी। और इस खास ऋतु में भी कुछ पक्षियों का आगमन होता है। और तीसरा बात अगर हम करें तो आता है विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में तो सबसे अधिक पक्षियों का आगमन होता है। और उसके बाद आता है दूसरा सीजन, हुआ स्प्रिंग सीजन या बसंत सीजन, इसमें भी कुछ खास तरह के पक्षी आते हैं। और उसके बाद का जो सीजन है वो है समर। तो अभी तक समर में तो हम लोग सोचते थे कि समर में माइग्रेशन नहीं होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। समर में भी पक्षियों का आगमन हमारे राज्य में होता है और पूरे भारतवर्ष में होता है। और रेनी सीजन भी अपने में एक अनोखा सीजन है, जहाँ कुछ पक्षी जो हैं वो सिर्फ रेनी सीजन में ही माइग्रेट करते हैं। तो इस तरह से पक्षियों का जो आगमन होता है, प्रत्येक सीजन में कुछ खास पक्षियों का आगमन होता रहता है। तो जाड़ा ही ऐसा समय नहीं है जहाँ पक्षियों का आगमन होता है। तो अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह के पक्षियों का आगमन भारतवर्ष में होता है और बहुत सारे राज्य में होता है, हमारे राज्य में भी होता है जी। बिल्कुल। तो प्रवास के बारे में जहाँ तक हमने सुना था और पढ़ा था कि केवल जाड़े की ऋतु में होता है, ऐसा नहीं है। हर ऋतु में पंछियों का प्रवास होता है, पंछियों का आगमन होता है। ये प्रवास की जब बात कर रहे हैं तो नवीन जी, प्रवास कितने प्रकार का होता है? मैडम, प्रवास जो होता है वो मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। पहला तो है कि लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन। और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन है, ये माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण है लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन का। तो पहले हम जाने कि जो माइग्रेशन जो बर्ड्स करते हैं, तो जैसे हम लोग आदमी हैं, कहीं जाने के लिए अगर हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो हम लोग रोड का इस्तेमाल करते हैं, जाते हैं। हमको पता होता है कि यहाँ से दिल्ली जाना है, यहाँ से कलकत्ता जाना है, तो एक रोड है, निश्चित रोड है और उस रोड से हम जाते हैं। अगर लंबी दूरी की यात्रा हम करते हैं, रोड से जा रहे हैं, तो बीच में कहीं पर हमको
रुकना भी पड़ता है, वहाँ पर ढाबा होता है, वहाँ पर मोटेल होता है, वहाँ पर रुकते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक मोड तो हमारा है ट्रांसपोर्ट का, वो रोड है जी। दूसरा मोड है हमारा ट्रांसपोर्ट का है, वो रेलवेज है। तीसरा मोड है ट्रांसपोर्ट का हमारा जो है एयरवेज है, और कुछ हम यात्रा शिप से भी करते हैं। बिल्कुल। तो ये मनुष्यों के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने का साधन है, इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जी। जैसे हम मनुष्य करते हैं इसी तरह से पक्षी का भी अपना माइग्रेशन का एक रूट होता है। काफ़ी शोध करने के बाद ये पता चला कि वर्ल्ड में जो पक्षी माइग्रेट करते हैं वो 9 फ्लाईवेज है, और 9 फ्लाईवेज के थ्रू पक्षियों का डिस्पर्सल होता है, एक जगह से दूसरे जगह वो माइग्रेट करते हैं, जाते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में जो सबसे इम्पोर्टेंस रखता है वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज है। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज के थ्रू हमारे देश में पक्षी का सबसे ज़्यादा आगमन होता है, क्योंकि सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज ही ऐसा फ्लाईवेज है जो 30 कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करता है। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में करीब 29 देश से पक्षी आते हैं हमारे यहाँ। और सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज में है, उसमें जो अगर हम वाटर बर्ड्स की बात करें, जिसमें डक्स भी हैं, वेडर्स भी हैं, रैप्टर्स भी हैं, तो कई तरह के जो पक्षी हैं, तो कुल 182 प्रकार के पक्षी सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज को फॉलो करते हैं, और उससे उनका आगमन होता है, और उसी के थ्रू हमारे राज्य में भी आते हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज से। तो एक फ्लाईवेज तो ये है जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज है। इसके अलावा 2 फ्लाईवेज और है जो इंडिया को इंटरसेक्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। जी जी। तो वो दूसरा जो फ्लाईवेज है वो ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया फ्लाईवेज। तो ये फ्लाईवेज है जो ईस्ट में ईस्टर्न पार्ट से है, और दूसरा जो फ्लाईवेज है वो वेस्टर्न पार्ट से है, वेस्ट एशिया एंड ईस्ट अफ्रीका। तो ये फ्लाईवेज है। तो ये 3 फ्लाईवेज के थ्रू बर्ड्स हमारे कंट्री में आते हैं और हमारे राज्य में भी आते हैं। नवीन जी, आपने बताया कि हम इंसानों को जब एक जगह से दूसरी जगह एक दूरी तय करनी होती है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। कई बार हम ढाबे में रुकते हैं, अगर हमें रास्ते का ज्ञान नहीं होता हम किसी दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं। आज के समय की बात करें, हम मैप ऑन करते हैं, गूगल मैप ऑन करते हैं। शिप की बात करें, फ़्लाइट की बात करें, नेविगेशन की एक पढ़ाई होती है, तभी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक सही दिशा निर्देश में जा पाते हैं। लेकिन पंछियों की जब बात करते हैं, क्योंकि कहते हैं मनुष्य एक सबसे बुद्धिमान कहते हैं कि कृति है भगवान की, लेकिन पंछियों के पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी ये इतनी लंबी दूरी तय करते हैं। ये दिशा ज्ञान इन्हें किस प्रकार होता है? हाँ मैडम, ये इसके संबंध में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि एक इसके पहले एक मैंने टॉक दिया था। हाँ। वो था माइग्रेशन पर ही। और उस माइग्रेशन पर था, उसमें मोस्टली साइंटिफिक था कि कैसे बर्ड समझते हैं कि उनको माइग्रेट करना है, किस तरह का उनमें बायोलॉजिकल चेंजेस होता है, बिल्कुल। कैसे वो नेविगेट करते हैं, कैसे वो सन को, मून को, उनके लाइट्स को एसेस करते हैं, कैसे वो क्लाइमेट को करते हैं, कैसे अपने अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको एक्सेस करते हैं अपने बीक के थ्रू, आइज़ के थ्रू, और फिर अपने को कंप्यूट करते हैं, उनके डाटा उनके माइंड में जाता है, फिर अपने फ्लाइट को एडजस्ट करते हैं और कैसे किस दिशा में जाना है वो उस दिशा को तय करते हैं। तो एक चर्चा मैंने इस पर कर चुका है, मैं कर दिया है, तो फिर मैं उस चीज़ को दोहराना ठीक नहीं समझता हूँ। काफ़ी वो टॉक है, अब बिहार में ही टॉक है, और वो काफ़ी साइंटिफिक टॉक है जिसमें ये सारा माइग्रेशन एंड नेविगेशन क्या जो उनका सिस्टम है उसके संबंध में एक बृहद चर्चा हो चुकी है। तो वो भी लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पर होगा वो अवेलेबल। जब बात करते हैं पंछियों की, तो जलीय पंछी भी होते हैं जिनकी उड़ान की क्षमता थोड़ी कम होती है। तो अगर जलीय पंछियों की बात करते हैं तो वो एक उड़ान में कितनी दूरी तय करती है? अब मैडम यहाँ जब जलीय पक्षी की बात करें तो मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक है आर्टिक टर्न। आर्टिक टर्न जो है इसका सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट होता है। ये पूरा नॉर्थ पोल से साउथ पोल, मतलब अगर आर्टिक ओशन से लेकर वो आता है पूरा यहाँ अंटार्कटिक तक वो आता है, मतलब एक बार में वो 17,000 किलोमीटर की दूरी करता है वन वे। और फिर जब वो लौटता है तो फिर अगेन वो 17,000 किलोमीटर की दूरी जो है सो तय करके फिर वो आर्टिक ओशन में
के पास वो जाता है। तो माइग्रेशन का एक जो नियम है कि माइग्रेशन हम किसे कहते हैं, माइग्रेशन मतलब हम एक जगह से दूसरे जगह चले जाएं, उसको माइग्रेशन नहीं कहते हैं जी। माइग्रेशन का मतलब है कि जब हम एक जगह से जाते हैं और दूसरे जगह, और फिर उस जगह से फिर हम लौट के जब वापस आते हैं, तब पूरा जब साइकिल कंप्लीट होता है तब ही हम माइग्रेशन करते हैं। इसलिए डॉक्टर सलीम अली ने इसको कहा है कि ये पेंडुलम की गति है। जैसे पेंडुलम एक जगह से चला फिर वापस अपना उस जगह पर आया, तो माइग्रेशन उसी तरह का होता है। ये वन वर्ड जर्नी नहीं है, ये टू वर्ड्स जर्नी है। वो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, फिर वहाँ से वापस लौट कर फिर पुनः अपना उस स्थान पर आता है जहाँ पर उसका ब्रीडिंग प्लेस है जी। विंटरिंग के लिए अपना कहीं गया, फूड के लिए दूसरी जगह गया, फिर अपने वो नेस्टिंग और ब्रीडिंग प्लेस में वापस आता है, तो इसको माइग्रेशन करते हैं। तो ये तो हमने बताया कि आर्टिक टर्न का। और दूसरा पक्षी जो है जो उससे थोड़ा कम, वो है बार्ड टेल गॉडविथ। बिहार में तो अभी तक नहीं देखा गया है, लेकिन बिहार के बगल वाले राज्य में वो दिखाई पड़ता है। तो बार्ड टेल गॉडविथ का भी जो उड़ान होता है ये 11,000 किलोमीटर का। और सी के ऊपर से जब क्रॉस करता है तो दिन रात वो फ्लाई करता है। तो बार्ड टेल गॉडविथ का भी मैं एक फोटो दिखलाता हूँ। एक्चुअली वो तो है नहीं मेरे पास, है आर्टिक टर्न का, लेकिन उसी तरह से मिलता जुलता ये है विस्कस टर्न है। ये भी उसी जाति का है। तो आर्टिक टर्न तो सबसे हाईएस्ट फ्लाइट है, उसका लॉन्गेस्ट फ्लाइट है। और ये जो विस्कस टर्न है ये भी, इसकी भी काफ़ी लंबी उड़ान होती है। और अभी जो हमने बताया था कि बार्ड टेल गॉडविथ, जिसका कि 11,000 किलोमीटर तक का उड़ान होता है, तो बार्ड टेल गॉडविथ का तो नहीं फोटो अभी मेरे पास है, लेकिन उसी जाति का ये दूसरा पक्षी है, ये ब्लैक टेल गॉडविथ है। तो ब्लैक टेल गॉडविथ का भी काफ़ी लंबा उड़ान होता है। तो ये दोनों पक्षी हैं जो माने जाते हैं कि इनका लॉन्गेस्ट फ्लाइट होता है। तो अभी आपने बताया था, पूछा था हमसे क्वेश्चन नहीं कि वो कितना, क्या उनका स्पीड होता है, कैसे कितनी दूरी तय करते हैं जी। तो अभी तक जो देखा गया है, जो स्टडी से जो बात सामने आई है, तो जिसमें कॉमन कूट है, इनका क्रूज जो होता है एक बार का जो होता है करीब 250 किलोमीटर का होता है। उसी तरह से जो अदर पक्षी हैं कॉमनली 200-150 किलोमीटर करीब करीब उनका ये फ्लाइट होता है। माइग्रेशन की जब बात कर रहे हैं नवीन जी, कई प्रकार के माइग्रेशन के बारे में आपने बताया, साथ ही साथ ये भी बताया कि यह माइग्रेशन, यह प्रवास केवल एक ऋतु, एक मौसम में नहीं होता है, हर ऋतु में होता है, कभी कम और कभी थोड़ा ज़्यादा। जब हम बात कर रहे हैं माइग्रेशन की, तो एल्टीट्यूडेंट माइग्रेशन क्या है? हाँ मैडम, होता क्या है, एक तो हमने बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन, उसकी बात हमने बताया। दूसरा है कि हाई एल्टीट्यूड से लेके लो एल्टीट्यूड तक क्या माइग्रेशन होता है जी। तो जब हाई एल्टीट्यूड में ऊपर पहाड़, जब बर्फ़ का काफ़ी बर्फ़ हो जाता है, तो वहाँ से पक्षी जो है सो फिर वैसे स्थान के लिए आते हैं जहाँ पर उनको थोड़ा अनुकूल वातावरण मिले और वहाँ खाने पीने की उनकी सामग्री हो। तो इसके संबंध में मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक अल्ट्रा मरीन फ्लाई कैचर है जो हिमालयाज़ में मिलता है। तो हिमालयाज़ को अगर हम देखें तो हिमालय के अधिकांश क्षेत्र में अल्ट्रा मरीन फ्लाई कैचर मिलता है। अब वेस्टर्न हिमालयाज़ पे तो ये नहीं दिखाई पड़ा है, लेकिन सेंट्रल हिमालयाज़ यानी ईस्टर्न हिमालयाज़ में दिखाई पड़ता है। अब थोड़ी सी बात है तो जरा मैं हिमालय की बात जब आई है तो मैं हिमालय के विषय में बता दूं। तो हिमालय पर्वत की जो पूरी लंबाई है, अगर हम जोड़ें एक से वेस्टर्न हिमालय से ईस्टर्न हिमालय तक, तो वो 1200 किलोमीटर है। और अगर हम हिमालयाज़ को हम इंटरसेक्ट करें उसको 3 भाग में कि वेस्टर्न हिमालयाज़, सेंट्रल हिमालयाज़ और ईस्टर्न हिमालयाज़, तो जो वेस्टर्न हिमालयाज़ का पार्ट है वो करीब करीब 150 किलोमीटर का है, जो लद्दाख वगैरह के रीजन में आता है, काराकोरम बॉर्डर की तरफ वो आता है। उसके बाद जो मिड का जो पोर्शन है वो करीब करीब 600 किलोमीटर का है, जो सेंट्रल हिमालयाज़ है। और फिर ईस्टर्न हिमालयाज़ है वो करीब करीब 450 किलोमीटर का है। और सेंट्रल हिमालयाज़ ही ऐसा हिमालय क्षेत्र है जहाँ अधिकांश नदियों का उद्गम स्रोत जो है वो सेंट्रल हिमालयाज़ से होता है। वेस्टर्न हिमालयाज़ से भी होता है, जो सिंधु नदी वगैरह का जो निकलती है वो वेस्टर्न हिमालयाज़ से। ये थोड़ा हटकर मैं बात बता दिया हूँ क्योंकि अल्ट्रा मरीन फ्लाई कैचर की बात हो रही है। तो ये अल्ट्रा मरीन फ्लाई कैचर सेंट्रल हिमालयाज़ से लेकर ईस्टर्न हिमालयाज़ तक ये मिलता है जाड़े के मौसम में। लेकिन ये जाड़ा जब कहाँ कड़ाके की जब ठंड पड़ती है तो फिर वहाँ से ये माइग्रेट करके नीचे की ओर आता है। और नीचे की ओर आता है इवन दो कि प्लेन एरियाज में भी आ जाता है अल्ट्रा मरीन फ्लाई कैचर।
और इसको मुझे देखने का तो मौका मिला है सत्ताल में ये अल्ट्रामरीन फ्लाई कैचर को मैंने देखा, और ईस्टर्न इंडिया में भी मैंने इसको अल्ट्रामरीन फ्लाई कैचर को देखा है। लेकिन वो जो कड़ाके की ठंड होती है तो यहाँ बिहार में तो नहीं देखा गया है, लेकिन उत्तराखंड वगैरह के एरिया में, पंजाब के एरिया में, सेंट्रल इंडिया में भी कभी कभी ये दिखाई पड़ जाता है। और इसी का दूसरा एक उदाहरण है, वो है ग्रीन वॉर्बलर पक्षी, जिसको कि हिंदी में फुदकी कहते हैं। छोटी सी पक्षी होती है, ये गौरैया से भी छोटे आकार का होता है। ये हिमालयाज में रहता है, और इसमें से कुछ वैरायटीज इनके हैं जो माइग्रेट करके भी आते हैं। तो ये भी हिमालय से ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, और हमारे यहाँ बिहार में भी आते हैं। यहाँ भी छोटे मोटे पौधे हैं, झील है, झील के आसपास या गांव में या शहर में भी ये दिखाई पड़ते हैं। ये लो हाइट के पेड़ पर ये जनरली ये रहते हैं। पर्यटन क्षेत्र का अर्थ ही है कि आप नई जगहों पर जाते हैं, नई जगहों को देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं। इसके साथ ही साथ आप प्रकृति से भी जुड़े रहे हैं, और बिल्कुल अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो उन अद्भुत दृश्यों को, उन अद्भुत नज़ारों को आपने अपने कैमरे में भी संजो कर रखा होगा। कई ऐसी तस्वीरें होंगी जो आपके पास हर वक्त की, हर दृश्य की, हर क्षेत्र की होगी। आप फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी के सदस्य भी रह चुके हैं और अभी भी कार्यरत हैं। फोटोग्राफी का शौक़, फोटोग्राफी का पैशन कैसे आपके अंदर आया, और इस क्षेत्र में आपने कौन कौन से कार्य किए? मैडम, फोटोग्राफी का शौक़ तो ऐसा है कि मैं स्कूल कॉलेज डेज में ही था, उसी समय से थोड़ा बहुत फोटोग्राफी करता था। उसमें तो बहुत एडवांस कैमरा नहीं थे। बिल्कुल, उस वक्त फोटोग्राफी काफ़ी महंगी हुआ करती थी। बिल्कुल, हाँ, और कैमरा भी था, और जब कोई फ़ोटो खींचे तो फिर रोल धुलेगा, आएगा, उसके बाद तो फिर वो पता चलता था। और कलर फोटोग्राफी करना तो हम लोगों के सपना से भी बाहर का चीज़ था, क्योंकि कलर फोटोग्राफी आया भी ऐसे 60 वगैरह के दशक के 60 के बाद आ चुका था, लेकिन हम लोग एफोर्ड नहीं करते थे। स्टूडेंट्स का एफोर्ड से बाहर था कलर फोटोग्राफी। तो स्टिल फोटोग्राफी करते थे, साधारण कैमरा था जिससे कि करते थे, हम लोग छोटा मोटा फोटोग्राफी करते थे। लेकिन चूंकि नेचर से शौक था, लगाव था, इसलिए मैं जब फोटोग्राफ जब करता था, उस ज़माने में आम लोग अपने घर के लोग का फैमिली गैदरिंग्स या कभी कुछ नेचर में गए तो वहाँ का फोटोग्राफी करते थे। बर्ड्स का और नेचर का फोटोग्राफी बहुत कम लोग करते थे, लेकिन मुझे शौक था तो थोड़ा बहुत मैं वो भी करता था, ऑल्दो उससे कोई बहुत बढ़िया फ़ोटो नहीं आता था। लेकिन ये घटना हुई तब की जब हमारे एक मैनेजिंग डायरेक्टर साहब थे, राजेश भूषण साहब। तो उन्होंने कहा कि स्विमिंग पूल था यहाँ बिहार टूरिज्म का, जो राजेंद्र नगर स्टेडियम में है, अभी वो कला संस्कृति विभाग के पास चला गया है। तो उनका ये विचार हुआ कि यहाँ पर हम लोग बर्ड्स का एक गैलरी लगाएं, बर्ड्स का फोटोग्राफ का। तो वो चाह रहे थे कि अच्छा हाई रेजोल्यूशन का बढ़िया फोटोग्राफ्स बर्ड्स का इसमें यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले करें। लेकिन मेरे पास तो बहुत साधारण फ़ोटो था, वो सब लगाने लायक नहीं था। और मेरे पास स्टैम्प्स बहुत था, मेरे पास करीब करीब 5000 स्टैम्प्स हैं, उसमें बर्ड्स के भी काफ़ी स्टैम्प्स हैं। तो मैंने कहा कि सर बर्ड्स का स्टैम्प लगा देते हैं। बोलेंगे नहीं फोटोग्राफ्स ही लगेगा। तो हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर वरुण कुमार सिन्हा, वो फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी के जो एपेक्स जो बॉडी इंडिया का है उसका सबसे हाईएस्ट रिनाउंड पर्सन हैं, और वो उसके मेन वही हैं। तो मैंने उनसे कुछ फ़ोटो हायर किया और एक फ़ोटो डिस्प्ले किया मैंने वहाँ स्विमिंग पूल पर जी। लेकिन उसी दिन से बात लग गया कि ये फ़ोटोग्राफ्स तो अभी तक हम जो कर रहे हैं, छोटा मोटा जो कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा, एक बढ़िया फ़ोटोग्राफ्स होना चाहिए बिहार टूरिज्म के पास भी। बिल्कुल। तो फिर मैंने डिजिटल कैमरा उस समय लिया और डिजिटल कैमरा से फिर फोटोग्राफी करना शुरू किया। फिर कई तरह के कैमरे भी बदली किए गए कि जब वाइल्ड लाइफ में जब मैं आ गया तो जो साधारण कैमरा से फोटोग्राफी वाइल्ड लाइफ को होता नहीं है, तो उसके लिए कई तरह के लेंस भी खरीदे हम लोग, और उस तरह का कैमरा भी, फास्ट शटर स्पीड वाला कैमरा भी हम लोग खरीदे। तो ये उसमें से फोटोग्राफी चलता रहा। अब चूँकि फोटोग्राफी जब करना शुरू कर दिए तो इसका कोई कंपटीशन भी होता है जी। तो उस कंपटीशन में भी हम लोगों ने भाग लिया। तो कई फोटोग्राफ्स को मेरा इंटरनेशनली भी एक्सेप्ट हुआ है और इंडिया के भी कई मैगजीन्स में वो छप चुका है। क्या बात। और ये चलता रहता है, ये फोटोग्राफी होता रहता है। जी बिल्कुल। नवीन जी, आप पर्यटन विभाग से जुड़े हैं, पंछी विशेषज्ञ हैं, फोटोग्राफी का भी शौक़ रखते हैं, कई कंपटीशन कर चुके हैं, जीत चुके हैं, साथ ही साथ आपने पंछियों पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं। कहने का तात्पर्य कि आप अपने जीवन काल में कई ऐसे कार्यों को कर चुके हैं
बिल्कुल कई नए लोगों से मिले होंगे, कई नए स्थानों पर गए होंगे। कोई एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना जो आपके जहन में हो, आपकी याद में हो, हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? ये घटना मैडम, ये है कि एक घटना तो कई है, लेकिन एक घटना पे बताता हूँ। जी जी। वो घटना है कोसी रिवर का। कोसी रिवर का आज से 2 साल पहले हम लोगों ने सर्वे किया था जी। और वो कोसी रिवर का इंटायर, जहाँ से कोसी रिवर नेपाल से आती है, इंडिया में प्रवेश करती है और फिर वो जाकर टर्मिनेट जब कर जाती है गंगा रिवर में, तो 272 किलोमीटर का हम लोगों ने उसका सर्वे किया, कोसी रिवर का। जी। अब जब कोसी रिवर का सर्वे करने के लिए हम लोग जब गए, तो ऐसे तो जो चिड़िया है वो कॉमन चिड़िया मिलता रहा, बिल्कुल। लेकिन एक जगह सुपौल के पास अप स्ट्रीम में हम लोगों को एक नया चिड़िया देखने को मिला और वो था कॉमन सेल डक। कॉमन सेल डक अभी तक बिहार में दिखाई नहीं पड़ा था। अब बहुत खूबसूरत चिड़िया होता है, उजला और कत्थई रंग और लाल रंग का उसका चोंच होता है। वो एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि वो चिड़िया यहाँ दिखाई पड़ेगा। वो फ्रेश वाटर का वो बर्ड्स है, जहाँ वाटर की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी वहीं पर वो बर्ड्स बैठता है। इसके पहले हम लोग मार्गेंजर का कब बात कर रहे थे, मैं बता रहा था, मैं जब टीम के साथ जब था, मेरे साथ और भी थे, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज्वाइंट डायरेक्टर भी हमारे साथ थे और टीम में और भी कई सदस्य थे। तो बातचीत हो रहा था, टॉक हो रहा था, मैंने उनको मार्गेंजर के विषय में मैंने उनको चर्चा किया। तो जो फीचर्स मैंने मार्गेंजर का बताया वो उसी तरह से मिलता जुलता, तो सारे नाव पर सवार जितने लोग कहे कि देखिए सर, रात में आप मार्गेंजर की बात कर रहे थे, वो देखिए सामने यहाँ दिखाई पड़ रहा है। फिर मैंने जब देखा, दूरबीन से देखा, तो उनको कहा कि नहीं, ये मार्गेंजर नहीं है, ये कॉमन सेल डक है। अब वो उड़े और फिर दूसरे जगह पर जाकर बैठ जाए, तो हम लोग नाव को उससे पीछा करना शुरू किए। एक जगह पर आकर वो सैंड बार में आकर बैठ गया। तो अब इच्छा बहुत बलवती हुई कि अब हम लोग भी नदी में उतरे और उसका फोटो लें। तो मैं नाव से उतर गया जी। नाव से उतर के पानी में चला गया। तो पानी में वहाँ पर घुटना भर पानी था, लेकिन थोड़ा और लालच में कि हाँ और बढ़िया फ़ोटो हो, तो मैं थोड़ा और बढ़ा आगे। जब आगे जो बढ़ा तो चिड़िया तो थी वहीं पर पास में, लेकिन वहाँ वो दलदल था, और दलदल था तो मैं कमर तक वो दलदल में मैं डूब गया। अब एक हाथ में कैमरा था, अब एक ही हाथ था, तो अब कैसे करें? तो जानते हैं कि थोड़ा बहुत आइडिया था, चूँकि एनसीसी में रह चुके हैं कि कैसे अपने को बचाव किया जाए। तो मैं अपने बॉडी को जहाँ तक हो सका फ्लैट करने का फ्लैट किया, और फिर लोग नाव से और लोग सुबह दौड़े, उसमें 2-3 मछुआरा लोग भी था, वो लोग दौड़ा और फिर खींच खाच के चेन जैसा बना के एक दूसरे को पकड़ा, दूसरा तीसरे को पकड़ा, इस तरह से खींच खाच के हमको निकाला गया। अगर 2-4 मिनट और रहते तो हो सकता है। बिल्कुल, विषम परिस्थिति में भी आपने हिम्मत नहीं हारी। जी। और ये बहुत बड़ा संदेश है हमारे दर्शकों के लिए। नवीन जी, आपसे पंछियों के बारे में, पंछियों के माइग्रेशन के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में आपने जो विस्तृत जानकारी हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। दर्शकों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? हमें पत्र व्यवहार के द्वारा ज़रूर बताएं। आपके सुझाव, आपके विचार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, आपके पत्रों का, आपके खतों का हमें रहेगा इंतज़ार। तो नोट कीजिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।